हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। दोस्तों, एएफएम का पेपर 14 मई को जो है कंक्लूड हो चुका है और इस शॉर्ट वीडियो के अंदर एक ब्रीफ एनालिसिस हम पेपर की कर लेते हैं। अगर पेपर को देखा जाए दोनों शिफ्ट्स के अंदर मॉडरेट लेवल का पेपर था। बहुत डिफिकल्ट एग्जाम मैं नहीं कहूँगा कि इसको कहा जा सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर हम देखें तो फॉरेक्स अरिथमेटिक और बॉन्ड वैल्यू और इंटरेस्ट कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे, और अगर कुछ न्यूमेरिकल्स थे भी तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स थे। आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की कहीं भी ज़रूरत जो है शायद नहीं पड़ी होगी, राइट। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे और 50 मार्क्स अगर आपको स्कोर करने हैं तो उसके लिए अगर आपने मॉड्यूल ए और मॉड्यूल डी भी अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता तो दो मॉड्यूल्स का भी अच्छी स्टडी करने के बाद आप 50 मार्क्स जो है वहाँ पर स्कोर कर सकते थे, ऐसा मुझे पेपर को देखकर लगता है। कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। जो कैश फ्लो है, डिप्रिसिएशन है, वहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, राइट। सो अगर हम मॉड्यूल वाइज देख लेते हैं तो मॉड्यूल ए में जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 18, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, इसके ऊपर आपको सवाल आए थे और मैंने आपको बोला था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो टेबल है उसी को याद करके जाइएगा। कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वैसा ही हुआ है। बैंक रिकंसिलिएशन को लेकर क्वेश्चन थे, खासतौर पर जो सेकंड शिफ्ट थी, 2 बजे वाली शिफ्ट थी, इसके अंदर ट्रायल बैलेंस और सस्पेंस अकाउंट के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। बैंक ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट, इसके ऊपर एक दो सवाल आए थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे 2-3 क्वेश्चन थे 0.5 मार्क्स के और एक नंबर के। डेप्रिसिएशन का न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करके। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन मेथड में कौन से मेथड में हम फिक्स्ड वैल्यू जो है वो डेप्रिसिएशन के अंदर हर साल डिडक्ट करते हैं, वो भी चीज़ हमसे पूछी गई थी। तो डेप्रिसिएशन मैंने आपको कहा था कि इसके न्यूमेरिकल आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो ऐसे न्यूमेरिकल आए हैं। गोल्डन रूल बहुत ही बेसिक आपसे पूछे गए थे कि रियल अकाउंट्स के लिए गोल्डन रूल क्या होता है। सो ओवरऑल मॉड्यूल ए से अच्छी कवरेज थी, अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। इसके अलावा कैश और सब्सिडरी जो बुक्स होती हैं उसके ऊपर सवाल आपसे पूछे गए थे। डेबिट क्रेडिट का जो केस स्टडीज देकर के आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, सो दैट वाज वेरी डूएबल। इसके अलावा मॉड्यूल बी से अगर हम देखें तो कैश और फंड फ्लो के ऊपर सवाल आए थे, और जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा गया था आपसे। कंप्यूटर पेरिफेरल्स पे सर्वर कनेक्शन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए थे कि बैंक्स के अंदर जो है सर्वर कनेक्शन कैसे होता है, कंप्यूटर पेरिफेरल कौन सा डिवाइस नहीं होता है, राइट। मॉड्यूल सी से काफी सवाल थे। स्वैप्स को लेकर एक क्वेश्चन था। रेशियोज पे क्वेश्चन आए थे, जिसमें खासतौर पर हमारा जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है उसके ऊपर क्वेश्चन था। इसके साथ जो डेट इक्विटी रेशियो है उसके ऊपर क्वेश्चन आए थे। तो रेशियोज मैंने कहा था कि सारे अच्छे से पढ़कर जाइएगा, याद करके जाइएगा। रेशियोज के ऊपर सवाल आए हैं। बॉन्ड्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आए। बॉन्ड्स की ऊपर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे कि जैसे बॉन्ड्स होते हैं तो उसमें वाईटीएम की डेफिनेशन क्या होती है, बॉन्ड्स की जो फ्यूचर वैल्यू है वो कैसे डिसाइड होती है, कूपन पेमेंट्स आपको पता है तो उसके ऊपर स्टेटमेंट्स के अंदर वो चीज़ें यूज़ की गई थी। वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन थे, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्वेश्चन थे। जो इशूड कैपिटल होती है, इशूड शेयर्स होते हैं, सब्सक्राइब शेयर्स होते हैं, पेड अप कैपिटल होती है, ये सारी डेफिनेशंस के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। फ्यूचर्स को लेकर एक सवाल मैंने देखा सेकंड शिफ्ट के अंदर कि फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दी गई थी, आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स वहां पर आइडेंटिफाई करनी थी। लीजिंग को लेकर भी आपसे पूछा गया था, जैसे सेल देन लीज वाला जो लीजिंग स्टाइल होती है उसके अंदर कौन सा टाइप ऑफ लीज है, क्या वो एक फाइनेंशियल लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। तो इस तरीके के लीज के भी क्वेश्चन थे। काफी सिंपल क्वेश्चन जो है मैं कह सकता हूँ वो वहां पर पूछे गए थे। तो अगर कोई कैंडिडेट है जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की है, बिल्कुल सिलेबस को नहीं देखा है, तो उसके लिए तो बिल्कुल मुश्किल होता है यहाँ पर 50 मार्क्स स्कोर करना। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा सिलेबस का ध्यान रखा है और मॉड्यूल वाइज आपने कुछ चैप्टर्स को पिक करके तैयारी की होती तो वहां पर आपको 50 मार्क्स को स्कोर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, राइट। मॉड्यूल डी से देखें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन थे। ब्रेक इवन के ऊपर 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे और उसको न्यूमेरिकल भी पूछा गया था ब्रेक इवन के ऊपर कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कब रीच होगा। प्रॉफिट वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसके ऊपर सवाल था। कॉस्टिंग के अंदर ओवरहेड और डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड कैसे किए जाते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन थे। स्टॉक वैल्यूएशन कैसे की जाएगा। तो ये मॉड्यूल डी नया मॉड्यूल है जो ऐड किया गया था एग्जाम में, सिलेबस में, और इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं नहीं कहूंगा आए हैं। सो ओवरऑल क्या वर्डिक्ट है? वर्डिक्ट ये है कि जिन लोगों को नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होने की वजह से बहुत ज़्यादा अकाउंट्स के अंदर दिक्कत होती है, उन लोगों को भी ये अगर पेपर क्वालिफाई करना था, थोड़ा सा टाइम अगर वो देते, दिन में 1-1 घंटा भी देते, तो 1-2 महीने में इतना सिलेबस आराम से कवर हो सकता है कि आप 50 प्लस, मैं तो कहूंगा 60 के अराउंड मार्क्स जो है यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं, राइट। सो फ्यूचर के लिए क्या है? फ्यूचर के लिए बात यह है कि जो एडुटैप पे हम अपना जो आपके लिए मटेरियल बनाने वाले हैं, जो भी कोर्स बनाने वाले हैं, इसको हम लोग इसी तरीके से डिज़ाइन करने वाले हैं सो दैट द पीपल, द बैंकर्स जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स में कमिटेड रहते हैं, उनके पास टाइम की कमी रहती है, उनके पास और भी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी अगर हैं, तो एएफएम को किस तरीके से वो कम समय के अंदर इतना कवर कर लें कि एटलीस्ट 50 मार्क्स जो है वो ईजिली स्कोर कर लें। उनको इसकी टेंशन ना रहे कि बाकी
सब्जेक्ट्स के भी अंदर उनको कुछ स्कोर करना है नहीं करना है, क्रेडिट्स आराम से सब्जेक्ट के उनको मिले, 50+ मार्क्स वो स्कोर करके लाएं। सो इसकी एक डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो भी मैं आपके साथ करने वाला हूँ। वहाँ पर हम क्वेश्चन वाइज और मॉड्यूल वाइज देख लेंगे कि कैसे एफएम पेपर को क्रैक किया जा सकता है, और फ्यूचर में अगर हम जो भी एस्पिरेंट्स नेक्स्ट साइकिल में एग्जाम देने जा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको किस तरीके से बेटर हम लोग गाइड कर सकते हैं उसकी बात करेंगे, राइट। सो ऑल ऑफ यू हु परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द पेपर ऑफ 14 में, बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन अगर किसी वजह से आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, अभी आरबीडब्ल्यूएम का पेपर बचा है, उसको आप अच्छे से परफॉर्म करें, उसकी थोड़ी सी स्टडी करें, एक हफ्ता है आपके पास। इसके अलावा अगर नेक्स्ट साइकिल तक बात पहुंचती है तो हम वहां पर जरूर जो है इस पेपर को क्रैक करेंगे, राइट। सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।